खाता। देखो, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसको अपने फंड का, फंड मतलब समझते हो, पैसों का सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय अच्छे से लेना जरूरी है। ओके, और अगर अनावश्यक रूप से अननेसेसरी फंड कोई पड़ा है तो उसको बिजनेस में ही पड़ा ना रहने दी। जैसे बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में ऐसे ही पैसे पड़े रहते हैं, तो उसको कभी ऐसे नहीं रखना होता है ना। वो अननेसेसरी फंड है, आपके अभी यूज नहीं आ रहा है और आपने 4-5 लाख रुपए बैंक में ही जमा करा रखे हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, तो फिर इसका मतलब आपका डिसीजन जो है, फाइनेंशियल डिसीजन जो है, वित्तीय निर्णय जो है, वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि सेविंग अकाउंट पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप उसकी एफडी करवा सकते हैं, उसको शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, उससे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, तो अननेसेसरी फंड अगर किसी कंपनी के पास में पड़ा है, वैसे तो कंपनी के अंदर फंड की हमेशा जरूरत रहती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है, लेकिन सारी जरूरतें पूरी करने के बाद में भी अगर किसी कंपनी के पास में कुछ फंड अननेसेसरी पड़ा है, अनावश्यक पड़ा है, कुछ पैसा जो यूज में नहीं आना है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी यूज नहीं आ रहा हो, या हो सकता है लॉन्ग टर्म में यूज नहीं आ रहा हो, तो उस पैसे को कंपनी क्या कर देती है इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करने से कंपनी को मिलता है ब्याज। और अधिकतर कंपनी जो है इसके बदले में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या कुछ लोन स्टॉक्स खरीद लेती है, जिससे कंपनी को मिलता है ब्याज, और उस ब्याज की अकाउंटिंग हमें करनी है। और साथ साथ में हमको अकाउंटिंग करनी है जब कंपनी ऐसे अननेसेसरी फंड का उपयोग करते हुए कोई ऐसे अननेसेसरी फंड का, ऐसे अनावश्यक पैसे का इस्तेमाल करती है ऐसे विनियोग करने में, तो वो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगी, तो परचेज करने की एंट्री, उसके बाद ब्याज ब्याज मिलेगा उसकी एंट्री, उसके बाद बेचेगी उसकी एंट्री, और बेचने और खरीदने के बीच में दो चीजें होगी, एक तो ब्याज कमाएंगे और एक हो सकता है खरीदने और बेचने के बीच में हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, तो वो सारी जनरल एंट्रीज हमको इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर करनी पड़ती है, और इसके लिए हम विनियोग खाता नाम से एक अकाउंट भी बनाते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ओके, तो कंपनीज के अंदर जो अननेसेसरी फंड होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, बाकी किसी कंपनी का पर्पस अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो बात अलग हो गई, है ना। चलिए, तो यहां पर अननेसेसरी जो भी फंड पड़ा होता है, अनावश्यक कोष बोलते हैं इसको, फंड, जो भी अननेसेसरी फंड पड़ा है उसको कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट कर देती है, उसको विनियोग कर देती है, उसको निवेश कर देती है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकती है, दो इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि दीर्घकालीन विनियोग। और आपको पता है लॉन्ग टर्म क्या होता है, याद है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग मतलब उस इन्वेस्टमेंट को हम हमारे पास में रखेंगे, वो होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक करते हैं हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हम मतलब कोई भी कंपनी अगर उसको पता है कि 4 महीने बाद पैसों की जरूरत है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको पता है 5 साल तक ये फंड नहीं चाहिए तो लॉन्ग टर्म कर लेगी। तो शॉर्ट टर्म यानी कि दीर्घकालीन, दीर्घकालीन अल्प, अल्प, अल्पकालीन, अल्पकालीन निवेश या विनियोग। इसमें जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ या अप टू 1 ईयर, 1 साल तक, अप टू 1 ईयर। एक दिन से लगाकर 1 साल तक अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कहलाते हैं, उसको कहते हैं। ओके, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है इसका हमको करना पड़ता है वैल्यूएशन समय समय पर, यानी कि मूल्यांकन, और इसको जो हम वैल्यूएशन करते हैं या इसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स,
बुक्स के अंदर, वो हम करते हैं एट कॉस्ट, मतलब लागत पर करते हैं। किस पे करते हैं? लागत पर। ध्यान रखना, किस पे करते हैं? एट कॉस्ट। हम मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसमें जो हम वैल्यूएशन करते हैं, समय समय पर मूल्यांकन कर देते हैं अगर, या बुक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो, उस पे हम वैल्यूएशन करते हैं शॉर्ट टर्म का। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह करते हैं, या फिर मैं आपको प्राइस बता देता हूं। वैसे एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस के बारे में मैंने चार्ट बनवा रखे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में, लेकिन मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करते हुए फटाफट से बना देते हैं वापस से, और फिर हम जनरल एंट्री करते हैं। ओके, तो आइए, अब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं ना, तो दो प्राइस पे, परचेज वाला पहले बना देता हूं, ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले परचेज करते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बॉन्ड हो, तो आप दो प्राइस पे कर सकते हैं। एक तो होती है, आपको पता ही है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज रहित मूल्य। और एक हम कर सकते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट करवाऊंगा, बस ज्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा। ब्याज सहित मूल्य, ठीक है। इसमें हमको क्या लेना होता है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज या परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, यस, या कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी बोलेंगे, परचेज प्राइस बोलेंगे, जो बोल दो, परचेज कॉस्ट, ठीक है, कितने में खरीदा, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रोकरेज, जिसको हम क्या बोलते थे? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन टैक्स बोल, ट्रांजैक्शन एसटीटी, और ब्रोकरेज, ब्रोकरेज जो लगता था उसको क्या बोलते थे, मेरे दिमाग से निकल गया है, अभी देख लेते हैं। एक्सपेंस ऑन परचेज, यस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। तो हम ले लेंगे पहले कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, पेन भी चेंज कर ही लेते हैं, चलो, हाँ, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें ऐड क्या करते हैं? परचेज, परचेज कॉस्ट या एक्सपेंस ऑन परचेज, फिर वापस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। इसमें क्या लगता है आपको पता है ना? ब्रोकरेज हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, है ना, वो लेते हैं। तो हमको हमारा यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा टोटल कॉस्ट या नेट कॉस्ट, क्या बोलेंगे उसको हम, ऐड करने के बाद में नेट कॉस्ट, है ना, नेट कॉस्ट बोलते थे, आपको भी याद होगा, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट। और इसमें हम फिर ऐड करते थे इंटरेस्ट, तो आ जाता था टोटल पेमेंट। और ये दोनों हमको चाहिएगा कहां पर? दोनों क्या, तीनों ही चीजें चाहिएगी हमको, इंटरेस्ट चाहिएगा हमको, नेट कॉस्ट और टोटल पेमेंट। ये जब जनरल एंट्री बनाएंगे तब हमको जरूरत होगी। ओके, कम इंटरेस्ट प्राइस में क्या है? कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ले लो, सिक्योरिटीज, इसके अंदर ऐड कर दो एक्सपेंसेस ऑन परचेज, यस। तो क्या आ जाएगा आपका? कौन कौन से? ब्रोकरेज और एसटीटी। इसमें इंटरेस्ट पहले से शामिल है, ब्याज सहित है,
तो ये आ जाएगा आपका टोटल पेमेंट आ जाएगा। यस, पहले पेमेंट आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था तो हमने ऐड किया। यहां तो इंटरेस्ट शामिल है, कम इंटरेस्ट प्राइस है, ब्याज सहित है, तो इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमारे सामने आएगा नेट कॉस्ट। फटाफट थम्स अप भेज दो बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो ये तो हो गया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होगा वो बताता हूं, लेकिन फटाफट से पहले बताइए यहां कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको यहां कोई समस्या है? ओके संजय, थैंक यू। पहले करवा चुका हूं ना। अब हम कर लेते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, खरीदेंगे तो बेचेंगे भी, यस। और जो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे वो होंगे दो तरीके के, मतलब हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे बेच सकते हैं और कम इंटरेस्ट प्राइस पे बेच सकते हैं। ओके, थैंक यू गजेंद्र सपना। हम बेच सकते हैं उसको एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, यानी कि ब्याज रहित मूल्य पर, यस। या फिर हम उसको सेल कर सकते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस पर, यानी कि ब्याज सहित मूल्य पर। बेटा यहां पर जो बात चल रही है ना, वो आपके चल रही है सेल की, इसलिए यहां पर कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, सेल्स, सेलिंग प्राइस। तो हम सबसे पहले ले लेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। उस सेल्स प्राइस के अंदर हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। देखो यहां पर एक्सपेंसेस लेस होंगे, जब परचेज करते थे ना तब एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते थे, इधर लेस होते थे, पहले भी बताया था। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला जो हमें, जो ब्रोकर है, वो हमें जब सेल का पैसा देगा ना तो अपने खर्चे काट के देगा। तो एक्सपेंसेस ऑन सेल, जैसे जो भी ब्रोकरेज है या एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो लेस करके देगा। उसके बाद में हमारे पास जो आएगा वो आएगा नेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें वैसे भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये आ गई नेट सेलिंग प्राइस। भाई हमको इतने में पड़ा। हाँ, कुछ हमने पेमेंट किया है किस चीज का, इंटरेस्ट का। वो इंटरेस्ट का पेमेंट जो अभी तो हमने किया है, लेकिन बाद में वो इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी आएगा आगे, मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको अच्छे से। तो ये ऐड होगा, इंटरेस्ट ब्याज ऐड होगा, क्योंकि इसमें ऐड नहीं है, ये एक्स है ना, तो ब्याज ऐड होगा। कम होता तो लेस हो जाता, वो तो सिंपल ही है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल हमें कितना पैसा मिलेगा, ब्याज, एक तो नेट सेलिंग प्राइस मिलेगी और एक ब्याज का पैसा मिलेगा, एक्सपेंसेस वो काट लेगा ब्रोकर। ओके, कम इंटरेस्ट प्राइस की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आपको लेनी है सेलिंग प्राइस, लेकिन इस सेलिंग प्राइस के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि कम इंटरेस्ट है ना तो ब्याज सहित है, यस। लेकिन मैंने बोला परचेज के टाइम एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, सेल के टाइम एक्सपेंसेस लेस होंगे, तो एक्सपेंसेस ऑन सेल आपके वही ब्रोकरेज और एसटीटी, दलाली और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। फिर जो आपके सामने आएगा ना वो नेट सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आएगा, क्योंकि ब्याज भी शामिल है, तो यहां आ जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, और इसमें ब्याज शामिल है तो हटाओ भैया, लेस इंटरेस्ट, और जैसे ही ब्याज हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। बताओ, हो गया?
ओके सपना, थैंक यू। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। आगे हम करते हैं जनरल एंट्रीज। आइए, जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज क्या क्या होगी तो देखिए, सबसे फर्स्ट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तब एंट्री क्या होगी देखना बेटा। जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, विनियोग खरीदेंगे, तब एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, हमारे पास आएगी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन सामने वाला जो है अगर उसको ब्याज नहीं मिला है, ड्यू डेट से पहले ही हमने खरीद लिए हैं, तो हमको उसको ब्याज का पैसा भी देना पड़ेगा। बाद में ब्याज हमें मिल जाएगा कंपनी की ओर से, तो इंटरेस्ट का नाम का भी खर्चा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रैक्टिकली करेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी खरीदने पर इन्वेस्टमेंट और ब्याज दोनों का पैसा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक उसने उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रखा है, ड्यू डेट आई नहीं, जिसकी वजह से कंपनी ने उसको ब्याज दिया नहीं, लेकिन कंपनी हमको देगी, उसमें से कुछ हम रखेंगे, कुछ उसको देंगे, तो उसको हम पहले इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ड्यू होने की। आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए हैं तो उसके ऊपर ब्याज क्या होगा आप दे, तो इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो भी ब्याज मिलेगा उसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा गया था तो क्रेडिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस बार क्रेडिट क्यों हुआ पता है? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए कमाई है, हमारे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट हुआ। ओके, थर्ड नंबर हो गया, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं तो एंट्री क्या होगी, तो देखिए इफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यदि इन्वेस्टमेंट बेच दिए जाए, तो खरीदे थे तो बैंक क्रेडिट था, पैसा गया था, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जिसको हम बेच रहे हैं उस भैया को हम बोलेंगे देखो भैया कुछ ब्याज हमारा भी है, तो वो हमको ब्याज देगा, उसको बाद में कंपनी दे देगी और हम उसको इन्वेस्टमेंट दे देंगे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एसेट खत्म। एसेट लाइबिलिटी वाला मॉडर्न रूल तो पता ही है ना, एसेट ऑलवेज डेबिट, इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। अगर जो मैंने बोला वो नहीं आता है तो मॉडर्न रूल सर्च करो, मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने CWG फॉर बीकॉम पर ये सब डाल रखा है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो सकती है अगर इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदे फिर बेचे, इसकी वजह से अगर प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा बात ही किसकी है, प्रॉफिट की। प्रॉफिट आपको पता है नॉमिनल रूल, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, सॉरी, ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में जाएगा, ये बाय साइड में। इसको आप कुछ लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, लेकिन इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक्चुअल में ये जो एंट्री है ना, ये प्रॉफिट होने की नहीं है, वो प्रॉफिट होने की अलग एंट्री होती है। ये तो हम जो प्रॉफिट हुआ है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, और डायरेक्ट यही कर रहे हैं हम, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाएंगे सीधे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर और मैं बता दूंगा आपको। फिफ्थ नंबर एंट्री होगी अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस हो जाता है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ओके, यस। इसके अलावा कई बार जैसा कि मैंने बोला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हम वैल्यूएशन भी करते हैं। वैल्यूएशन मतलब जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं ना, ईयर एंड होता है, तो उसका वैल्यूएशन भी होता है।
ओके, तो वैल्यूएशन होने पर क्या एंट्री होगी आइए मैं बताता हूं। लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट करे थे वो 1 लाख रुपए के करे थे, मार्केट प्राइस जाके चेक करी उसकी तो 90,000 की है, और हम अगर शॉर्ट टर्म है तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट दोनों में से जो कम है उस प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं, तो 90,000, 1 लाख की चीज 90 की हो गई, 1 लाख में खरीदी, अभी उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी होगी 90,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का लॉस हो गया ना। तो कई बार बेचा नहीं है, मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो गई, शेयर मार्केट ऐसे तो काम करता है, रोज वैल्यू ऊपर नीचे होती है ना। अडानी के शेयर सारे गिर गए ना, तो क्या अडानी ने सारे अपने शेयर बेच दिए? नहीं बच्चा, बेचे नहीं है उसने, मार्केट में उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई, इसलिए उसको इतना बड़ा लॉस दिखा रहा है। वास्तव में वो लॉस हुआ नहीं है, रियलाइज नहीं हुआ, अगर शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो प्रॉफिट वापस हो जाएगा। ओके, तो ये रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन करें तो आज के दिन अगर बेच दें तो इतना लॉस होगा। और लॉस में बताया आपको पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? टू इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हो जाए तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएंगे। टू पीएनएल अकाउंट, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सेम एंट्री नहीं है, सेम ही तो है, लेकिन ये ईयर एंड के अंदर अपन को करनी होती है। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट अक्रूड रह जाता है। क्या रह जाता है? इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब 31 मार्च आ गई, ईयर एंड आ गया, ओके, और लास्ट में जो हमको ब्याज मिला था वो मान लेते दिसंबर में मिला था, अब मिलेगा जून में, तो दिसंबर में लास्ट ब्याज मिल गया था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज कमा लिया, लेकिन वो मिलेगा कब? जून में, 6 महीने का एक साथ, नेक्स्ट ईयर। लेकिन हम तो अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, तो लास्ट दिसंबर में मिला था, तो दिसंबर से लगाकर दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज कमा लिया, लेकिन मिला नहीं। लेकिन हम तो एक्रूड बेसिस पे चलते हैं ना, हमारी पूरी अकाउंटिंग उपार्जन आधार पर चलती है, एक्रूअल बेसिस पे चलती है, तो कमा लिया है तो रिकॉर्ड तो करना होगा चाहे मिला या नहीं। ओके, तो अगर इंटरेस्ट अक्रूड हो जाए, अगर इंटरेस्ट क्या हो जाए? अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा होता है कई बार, जून में होगा रिसीव अगले साल, तो भैया इंटरेस्ट कमा लिया ना, हाँ, तो वो इंटरेस्ट जो कमाया है वो हमारी है तो कमाई, यस, तो इंटरेस्ट तो कमाई है, प्रॉफिट है, इनकम है, तो क्रेडिट। लेकिन ये अभी तक मिला नहीं है, जून में मिलेगा, अगले साल मिलेगा, तो हमारी एसेट है, तो यहां लिख देंगे हम अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इस इंटरेस्ट को भी एंड में कहां ट्रांसफर किया जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो हम यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो ये इंटरेस्ट जो क्रेडिट है यहां क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है, और टू पीएनएल अकाउंट। वैसे भी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है सारी इनकम,